ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने मेनली जो दो मेन तरह की जो एनर्जी डिस्कस करी हैं, जिसके अंदर एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो कार्य है, उसके अंदर चारों तरफ हमारा कुछ भी जो हो रहा है, उसमें ये एनर्जी एक दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और इसी की वजह से प्रकृति के अंदर सारे कार्य हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इन फैक्ट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। sun is a major source of energy for earth. The energy from the sun is responsible for blowing of the wind, flowing of the river water। ये आप पढ़ चुके हो कि धरती के ऊपर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं सूरज की वजह से होती है। तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है। अब सूरज के ऊपर कौन सी चीज़ें हो रही हैं? सूरज के ऊपर एक न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है। उस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उससे हमारे को लाइट एनर्जी मिल रही है और हीट एनर्जी मिल रही है। वो लाइट और हीट आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी की वजह से होता है। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड इन द प्लांट्स एज अ केमिकल एनर्जी। व्हेन वी ईट फूड द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू द मस्कुलर एनर्जी। वी यूज दिस मस्कुलर एनर्जी टू वॉकिंग रनिंग। आखिर में आप खाना खा लेते हैं, वो आपकी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है और आखिर में आप उसको यूज़ करते हैं। तो और कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है? एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स एंड फ्लोइंग ऑफ द वाटर। इसकी वजह से पानी बहता है और हवा चलती है, जिसकी वजह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा है पवन चक्कियाँ होती हैं। वी यूज मूविंग air to rotate windmill. When the windmill rotates, the motor of the generator rotates, due to which electricity is generated. windmill के अंदर क्या होता है? ये पंखे घूम रहे होते हैं, पंखे घूमने की वजह से ये शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट यहाँ पे एक जनरेटर का कार्य होता है, तो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। ये इसके अंदर ये आपकी काइनेटिक एनर्जी चल रही है। यहाँ से ये अप एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उससे आप मोटर चला रहे हो, उससे फिर आप पानी उठा रहे हो, अपने पंखे चला रहे हो। तो ये आपके लगभग आपको ये समझ में आ चुका है कि हर एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमारे कार्य होती हैं प्रकृति के अंदर। जैसे कि फैन के अंदर इनपुट एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल और काइनेटिक। बिजली से चल रहा है और घूम रहा है। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो आप बैटरी में डालते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। एलिवेटर मूविंग अप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लग रही है और उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है। ठीक, यहाँ पे देखिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जिसकी जो कि प्रकृति के अंदर हर जगह पे इसका नियम कायम है। According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. इसके हिसाब से ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि एनर्जी को ना तो बदला जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, उसे बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ओके, हम आगे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहे थे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल यानी कि मशीन, किसी भी मशीन के अंदर कौन सी एनर्जी लगती है? मशीन का मतलब ही क्या होता है? आपको पता है कि मशीन का अर्थ होता है मोटर को घुमाना। घूम रही है कोई चीज़, मूवमेंट के अंदर है, तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है। और उसके अंदर क्या चीज़ है? क्योंकि वो स्थिर है मशीन और उसकी वजह के बाद में वो चल रही है, तो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया कि भाई दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब मिल जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
उदाहरण के लिए अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट। मान लीजिए आपने यहाँ पर ऊपर छत पे खड़े हुए हैं और आपने बॉल को नीचे फेंका। सबसे पहले बॉस का एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि हमने ये जाना है कि जब भी कोई भी चीज़ नीचे गिरती है या अपने स्थान पे रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि mgh, ठीक है। अब वो नीचे की साइड में गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो रही है उसके अंदर हाफ mv² प्लस में mgh, ये दोनों हो गए। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब v इसके अंदर 0 है, क्यों? गति कहाँ हो रही है? आपने उसको बस फेंका है, ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया उसके अंदर। जिस टाइम पे आपने उसको पकड़ा हुआ था उस गेंद को, उसकी एनर्जी क्या थी? 0 थी उसकी वैल्यू, यानी कि u की वैल्यू 0। अब mgh टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, और 0 से कोई भी चीज़ हम गुना करते हो तो आपको पता है 0 ही आता है। तो mgh प्लस में 0 इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। ओके, अब पोजीशन बी पे देखते हैं। जब हमने उसको छोड़ दिया, अभी तक हम उसको सिर्फ पकड़े हुए ऐसे खड़े हुए थे, ठीक है। अब हमने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में बॉल ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ h इन द टाइम t ड्यूरिंग इट्स फॉल, देन इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर t इट कैन बी फाउंड दैट यूजिंग इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब आपने जब उसको छोड़ दिया तो भैया देखो भी इसने आपने यहाँ पे छोड़ रखा है इसने, तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस मूव कर रही है। कितना मूव कर रही है? v² माइनस u² इक्वल टू 2as। u की वैल्यू तो हमारी पता है हमें 0 थी, v² हमें निकालनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ से या कितनी रफ्तार से नीचे आ रही है, तो इज इक्वल टू as। अब s की वैल्यू a और s की वैल्यू हमने क्या लिख दी? एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस स्थिति के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन दे रहा है ना, धरती खींच रही है उसको। तो a की जगह हमने g लिख दिया, ठीक है। s का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि हाइट से नीचे गिर रहा है। कितनी हाइट से नीचे गिर रहा है उसको हमने h लिख दिया। तो v² इज इक्वल टू 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी एट b पॉइंट क्या हो जाएगा? हाफ mv², हाफ इंटू m इंटू 2gh mgh। तो टोटल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ b। जब ये बॉल नीचे तक यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? वर्क डन की m जो बॉल का मास है इंटू में ग्रेविटी गुना में हाइट, जिस हाइट से वो गिरा, जिस हाइट पे वो पहुंचा गिरने के बाद, उसका घटा हुआ h1 h माइनस h1, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी। If we analyze the fall in detail, we will find that the ball falls down, loses its potential energy. That loss of potential energy appears in form of the gain in the kinetic energy. Therefore, we can also say that loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. कहने का अर्थ ये है, जब भी एक सुसाइड करते समय एक व्यक्ति मुंडेर के ऊपर खड़ा होता है, सोच रहा होता है, उसके टाइम के ऊपर उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। जब वो कूद जाता है और जब वो नीचे की तरफ जाने लगता है तो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है 0, ये तो 0 होती चली जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आती चली जाएगी जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा, ठीक है। और आखिर में जाके वो जब नीचे फर्श को हिट करेगा तो उस समय के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी, ओके। केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब एक पेंडुलम का केस हम देखते हैं। पेंडुलम क्या चीज़ होती है? एक बॉब लो, उसको एक तार से बांध दो, उसको टू एंड फ्रो मोशन के अंदर इस तरीके से जा रहा है। इसको ध्यान से देखना, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अ सिंपल पेंडुलम आइडियली कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय द मासलेस अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। मासलेस एक धागा बांधा हुआ है जिसका अपना खुद का कोई बोझ नहीं है, और एक ये यहाँ पे बॉब इसके साथ में बांधा हुआ है। प्रैक्टिकली इट इज़ मेड ऑफ द कनेक्टिंग अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉब बाय अ थिन स्ट्रिंग शोन, ठीक है। व्हेन द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। मान लो यहाँ से आपने इसको पकड़ के ऐसे करके खींचा, यानी कि इसकी मीन पोजीशन। इस समय के ऊपर क्या लग रहा था? इसके ऊपर, इस समय के ऊपर आप दोबारा से देखिए वही वाली पोजीशन, इसकी पोजीशन थी। टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या लग रही है? mgh, क्योंकि इस समय पे उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, इसका मास है, नीचे लटका रखा है, यानी कि धरती इसको खींच रही है, एक हाइट के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं लग रहा।
अब आपने इसको, इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी टोटल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। अब आपने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लिया, यानी कि आपने इसकी u को डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो अब ये उसमें आ गया, खिंचाव आ गया इसके अंदर। इस पोजीशन पे आने के बाद में क्या होगा इसका, इसकी वेलोसिटी तो देखो यहाँ से आप जब जा रहा है तो यहाँ तक मैक्सिमम पहुँचने के बाद में वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से रुक गया ना, ऐसे करके ऐसे गया, यहाँ पे दोबारा रुक गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी mgh लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ तक जाएगा तो भी इस केस के अंदर, तो 3 पोजीशन के अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे mgh लगेगा, और ये जो रास्ते के अंदर जो मूवमेंट हो रही है इसके अंदर हाफ mv² लगेगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, we observe that total energy is same as extreme position and the mean position. If we calculate the total energy at any intermediate position will be equal to mgh. This is the example of conservation of mechanical energy. मतलब जितनी बार भी आप पेंडुलम को टू एंड फ्रो करते रहेंगे, एक बार इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये यहाँ जाएगा, फिर से mgh बन जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन चल रहा है इसके अंदर, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एक अलग कंसेप्ट है। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट द वर्क कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम relates work done to change in energy precisely. According to the work energy theorem, the total work done on a body results in a change in the kinetic energy. वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हम एक एनर्जी सप्लाई करें, इसको इनपुट दें, तो कितने अच्छे तरीके से वो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स को यूज़ करते हुए मैक्सिमम वर्क डन कर देगी, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे कि हीटर की एफिशिएंसी, भाई ये इलेक्ट्रिक हीटर जिसको हम किसके अंदर डालते हैं कि 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, फ्रिज के ऊपर लिखा हुआ है 4 स्टार रेटिंग एप्लियंसेस की होती है ना। वो इसीलिए होती है कि कम से कम फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हुए मैक्सिमम आपको आउटपुट देगी, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। इसको हम इससे करते हैं आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। कितना आपने लगाया, मतलब कितना आपको मिला और कितना आपने अंदर उसके अंदर लगाया, वो आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। कुछ और है तो आपको बाद में आराम से समझा दिया जाएगा। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस।